अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। या हमारा सीडीपी का क्या है, प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, क्या सीडीपी का क्या है, प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग वीडियो को क्या करिएगा, ये सभी PYQ हैं। ठीक है, PYQ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सीटेट और अन्य एग्ज़ाम के लिए, जैसे यूपी टेट हो गया, इन सभी एग्ज़ाम के लिए क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अपना जिस तरह से सपोर्ट और प्यार बनाए हुए हैं इसी तरह से बनाए रखिए। मैं ज़्यादा कोशिश करता हूं कि आप लोगों को ऐसा कंटेंट लाऊं जो परीक्षा में क्या किया जाता है, पूछे जा रहे हैं आज के। ठीक है, तो ये सभी हमारे PYQ हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग देखेंगे। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। वो वे विद्यार्थी जिन्हें स्वलीनता है कि उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है। बताइए, अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती से, या फिर जो है एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में चुनौती से, या फिर जो सूचना को याद रखने की चुनौती में, या स्थूल गत्यात्मक कौशल की चुनौती में। बताइए, इंग्लिश में भी लिखा गया है, जिनको इंग्लिश में देखना वो नीचे देख सकते हैं। ठीक है, ठीक, बताइए क्या होगा जो। तो अभिव्यंजक और ग्रहणशीलता के संचार में जो उनका क्या हो सकता है, क्या हो सकती है, चुनौती को क्या कर सकते हैं, स्वीकार करते हैं। तो ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, ए पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य। सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा छोटा होगा तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म और लक्ष्य अभिन्यास का सही मिलाप है। बताइए कौन सा मिलाप है। ये कह रहा है किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में, पहला क्या कह रहा है, देखिए पहला कह रहा है किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए कार्यपत्रक करना, क्या होता है, महारत हासिल करने की दिशा में क्या उन्मुख लक्ष्य है। फिर दूसरा कह रहा है कि नगद पुरस्कार जीतने के लिए परीक्षा की तैयारी करना, परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य है। या फिर जो है तीसरा कह रहा है कि कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए किसी विषय के अतिरिक्त कक्षाएं लेना, परिहार उन्मुख निपुणता लक्ष्य है। या फिर जो है फोर्थ कह रहा है कि दूसरों से पिछड़ा प्रदर्शन न करने के लिए कड़ी मेहनत करना, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य है। बताइए, तो क्या पूछ रहा है, लक्ष्य अभिन्यास का सही मिलाप है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, ए पार्ट। किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए जो कार्यपत्रक करना, महारत हासिल करने की दिशा में क्या है, एक उन्मुख है। ठीक है, आप किसी क्षेत्र में जो अपनी क्षमता के सुधार के लिए कोई कार्यपत्रक जारी करेंगे तो वह आपके महारत हासिल करने का की दिशा में एक उन्मुख लक्ष्य होगा। तो ये पार्ट हमारा इसका क्या आ जाएगा, सत्य आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप कौन सा बताएंगे, क्वेश्चन नंबर आप तीसरा बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा वाह्य अभिप्रेरण का उदाहरण नहीं है। अभिप्रेरण जो होते हैं, मोटिवेशन हमारे होते हैं, जो मोटिवेशन होते हैं, तो मोटिवेशन 2 प्रकार के होते हैं, आप लोगों को पता ही, मैंने कई बार बताया। एक वाह्य होता है, एक हमारा वाह्य होता है, एक क्या होता है, आंतरिक होता है। क्या होता है, आंतरिक। ठीक है, आंतरिक जो हो रहता है, आंतरिक जो होता है, आंतरिक वाला जो है जन्मजात होता है, मतलब। ठीक है, और जो वाह्य होता है उसको हम अर्जित करते हैं। किसी चीज़ को जब आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो किसी सॉन्ग के, किसी मोटिवेशनल सॉन्ग को सुन करके फिर आप मोटिवेट हो जाते हैं, तो इस तरह का जब मोटिवेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, वाह्य मोटिवेशन। ठीक, दंड से बचने के लिए गृह कार्य करना, क्या है एक, ये तो है नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल, कर रहा कि दंड से बचने के लिए गृह कार्य करना, बिल्कुल सही बात है, ये तो वाह है। ठीक है, वाह है, ठीक, वाह है, प्रेरणा है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद में शामिल होना, ये तो गलत बात है। ठीक है, और क्या, प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज खेलना, बिल्कुल सही बात है। साथियों को प्रभावित करने के लिए नृत्य में भाग लेना, ये भी है। ये सभी वाह्य अभिप्रेरण है, लेकिन ये हमारा जो थर्ड वाला है, ये हमारा वाह्य अभिप्रेरण ना होकर के जो है क्या, आंतरिक अभिप्रेरण है। और हमसे पूछा वाह्य प्रेरण कौन, वाह्य अभिप्रेरण का उदाहरण नहीं है, तो यही हमारा बी पार्ट हमारा क्या है, वाह्य अभिप्रेरण का उदाहरण नहीं है। तो बी पार्ट इसका क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक है, विजिबल है, थोड़ा सा छोटा है, आप लोग एडजस्ट करिए। क्वेश्चन लेकिन अच्छे लेवल के हैं, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, चलिए बताइए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। क्वेश्चन से टोटल 30 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है। बताइए कौन सा, जन्म पूर्व अवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, या किशोरावस्था, या वयस्क अवस्था। तो कौन सी अवस्था जो है सबसे सही है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है वह भाषा अर्जन के लिए क्या होती है, संवेदनशील होती है। याद रखेंगे, जो हमारी प्रारंभिक अवस्था होती है 2 से 6 वर्ष जो होती है
वह हमारी जो भाषा अर्जन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। और जो जन्म से होती है वो 0 से 2 वर्ष होती है, ठीक। 0 से 2 वर्ष क्या हमारी होती है, वो जन्म से पूर्व अवस्था की बात कर रहा है ना, ये नहीं है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने है ये, ठीक, विजुअल रहे ताकि। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ठीक है। विजुअल है ना सबको, बिल्कुल है, इतना है विजुअल कि देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 का 5 साल की उम्र में बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। लेवागोत्स्की के अनुसार यह वाक्य क्या है। मतलब खुद से, जब 5 साल का बच्चा हो जाता है तो खुद से क्या करता है, बातें करता है। तो यह किस तरह का है, इसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का, इसका मैंने क्या बताया है, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 है, बताइए। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 5 है, 5th है, ठीक। 5th क्वेश्चन नंबर 5th है, याद रखिएगा, ठीक। तो क्या कह रहा है, तो उनकी आत्म केंद्रियता दर्शाता है, उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, उनके सामाजिक विकास में बाधा डालता है, उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। बताइए क्या होगा। तो उनको जो है अपनी सोच नियमित करने में क्या करता है, मदद करता है। इस तरह की पेडागोजी आप लोगों को पूछी जाएगी सीटेट में, ठीक है। सीटेट का ही है ये पूरा प्रैक्टिस सेट, सीटेट के लिए है, ठीक है। सीटेट यूपी टेट में भी 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 5th है, बताइए। 5th नहीं, 6th है। भाषा के संदर्भ में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 से पर बल दिया गया है, जो 2020 की हमारी शिक्षा नीति है, इस पर जो है किस पर बल दिया गया है, एक भाषावाद पर, बहुभाषावाद, या पूरे देश में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी, पूरे देश में निर्देश का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी। बताइए। तो इसका राइट आंसर बहुभाषिकतावाद को क्या किया है, जो हमारी NEP 2020 आई है जो है, तो इसको क्या करती है, बढ़ावा देती है। या कितने साल के बाद आई है, तो इससे पहले 1986 में आई थी, अब जा करके आई है 2020 में, ठीक है। तो 37 साल के बाद, 37 की 34 साल के बाद यह आई है हमारी जो, ठीक है, नई शिक्षा नीति, ठीक। कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आई है। सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग कई बार ऐसे क्वेश्चनों को किए होंगे, ठीक है। बताइए क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता के सीधे प्रभावित करता है। मतलब आपको गणितीय गणना करने में क्या करता है, दिक्कत करता है, ठीक है। आप जैसे कैलकुलेशन हो गया, इन सब चीज़ों को नहीं, तो क्या कहलाता है, डिसकैलकुलिया कहलाता है, ठीक है। ये पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। डिसग्राफिया आपको लेखन संबंधी दिक्कत होती है, लेखन में दिक्कत होती है, ठीक है, ठीक। ये सारी डिसलेक्सिया पठन विकार होता है। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर आप कौन सा बताएंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में बताइए क्या कह रहा है कि सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम में के द्वारा निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा दिया जा सकता है। प्रतिपादक शिक्षण को, पूछताछ आधारित शिक्षा को, रट कर याद करने के, तो बिल्कुल गलत है, रट कर तो याद नहीं करना। शिक्षण की व्याख्या विधि भी हमारी गलत होती है। बचा कौन सा, 2 ऑप्शन, 50-50 मैंने कर दिया। अब आपको बता देना चाहिए कौन सा राइट हो जाएगा, बता दीजिए 8th का। तो 8th का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 8th का राइट आंसर क्या आ जाएगा, पूछताछ आधारित। कैसी है, पूछताछ आधारित शिक्षा हमारी क्या आ जाएगी, बिल्कुल सत्य आ जाएगी, ठीक है। कैसे, सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम, ठीक। आज इलाहाबाद में आप लोग जानते ही हैं चुनाव है, ठीक। तो शांति जो भी लोग हैं इलाहाबाद से, तो आप लोग आराम से अपने रूम पे रह के पढ़ाई करिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे सारी चीज़ें ऑफ़ हैं, चाहे लाइब्रेरी हो गई, सब कुछ ऑफ़ है, तो आप लोग आराम से एकदम स्टडी रूम पे रह के पढ़िए, ठीक है। बिंदास, जो बाहर थोड़ा कम निकलिएगा, कोई मतलब भी नहीं है निकलने का, ठीक है। पढ़ाई करिए आराम से, क्योंकि देखिए वीडियो का भी एग्जाम आ गया है, ठीक है। उसकी भी डेट अनाउंस हो चुकी है, तो वीडियो की भी आपकी क्लास चलती है। तो वीडियो को, जिन लोगों को वीडियो को पढ़ना है वो वीडियो का पढ़ें, या जिन लोगों का सीटेट का है और यूपी टेट का, वो लोग यूपी टेट का पढ़ें। संस्कृत के लिए आप लोग फोर्स कर रहे हैं, तो संस्कृत की लाइव ही क्लास मैं दोपहर में लाया करूँगा 2 बजे के बाद। 2 बजे के बाद हमारी एक चलती है जीके जीएस की, जीके जीएस वाली क्लास के बाद 2:30 बजे हम क्लास लेके आएंगे, ठीक है। 2:30 बजे से आपकी संस्कृत की क्लास देने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। बस क्वेश्चन ही हम करा पाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग सहमत हैं तो बताइएगा, ठीक। चलिए क्या कह रहा है, कथन 9वां क्वेश्चन नंबर, कथन कह रहा है शिक्षकों को किसी संप्रत्य जो होता है, मतलब कॉन्सेप्ट, इसको संप्रत्य के कॉन्सेप्ट से संदर्भित विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण जो भ्रांतियाँ और वैकल्पिक अवधारणाओं की
उपेक्षा उपेक्षा करनी चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है। उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ये तो गलत बात है, ठीक है। भ्रांतियाँ अत्यंत गलत होती हैं, बिल्कुल गलत। भ्रांतियाँ जरूरी नहीं कि क्या है गलत ही हों। और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया दर्शाती हैं, सही विकल्प चुनिए, ये भी गलत है, ठीक है। बच्चा भ्रम में है, किसी चीज़ में है, तो उसको हमेशा उसे पॉजिटिव वे में, निगेटिव वे में नहीं लेना हमको, ठीक है। तो कथन ए और आर दोनों हमारे क्या हैं, गलत हैं। तो कथन ए और आर दोनों हमारे क्या हैं, गलत हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे आप। देखिए क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा है, कोशिश थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को देखने के लिए, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा सर प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं फिर इस तरह के क्वेश्चन तो ऐसे बहुत हैं, ठीक है, बट थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मुझे भी लग रहा है आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है। एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले जो कूदना व छलांग मारना सीखती है, ठीक। यह विकास किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है, बताइए। सबसे पहले वो क्या करती है, फुटबॉल खेलना सीखने से पहले वो कूदना व छलांग लगाना सीखती है, तो यह क्या कहलाता है, बताइए। शीर्षगामी कहलाता है, समीप दूराभिमुखी कहलाता है, या परिवर्तनीयता कहलाता है, या साम्य यानी साधारण या संतुलन जिसको बोलते हैं। ये दोनों तो गलत ही हैं, बता दीजिए। अब 50-50 मैंने कर दिया, तो आप बता सकते हैं। तो ये राइट आंसर समीप दूराभिमुख बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा 11th बताइए। क्वेश्चन नंबर 11th का, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं के प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी वह साइकिल का अपने अंदर क्या करता है, इमेज बना लेता है। उसके अंदर क्या साइकिल नहीं है तब भी वो क्या करता है, इमेज बना लेता है अपने अंदर, साइकिल का क्या करता है, इमेज बना लेता है, ठीक है। एक बच्चा तो वह किस में होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, पूर्व परंपरागत अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, अमूर्त। ना ही मूर्त में करता है और ना ही अमूर्त में करता है, ठीक है। ना ही पूर्व संक्रियात्मक या पूर्व परंपरागत, तो बताइए। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वह हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जो इस अवस्था में जो बच्चा क्या होता है 0 से 7 वर्ष का रहता है, तभी जो क्या करने लगता है, प्रतीकों का, इसको क्या होने लगता है, प्रतीकों का इमेज बनाने लगता है अपने दिमाग में, या किसने बताया था, जिन पियाजे ने, स्कीमा बना लेता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, 4 अवस्थाओं को भी बताया था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए आगे आ जाइए, इतना बड़ा रहता तो विजुअल रहता, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत तो है, एडजस्ट करिए आज की क्लास को। अगर तो कमेंट जरूर करिएगा कि सर प्रॉब्लम हो रही देखने में जो है, तो मैं दूसरा कुछ कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतर्वैयक्तिक वृद्धि का क्या करती है, आलेख करती है, बताइए क्या करती है, आलेख करती है। इसका राइट आंसर बताइए। मौखिक व लिखित भाषा के प्रति संवेदनशीलता, ध्वनि व ताल के प्रति क्या आती, संवेदनशीलता, दूसरों के विचारों व इच्छाओं की समझने की क्षमता खुद में, या फिर फोर्थ कर रहा है खुद को समझने की क्षमता, बता दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12 है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड पार्ट, दूसरों के विचारों और इच्छाओं को समझने की क्षमता हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आज थोड़ा डिटेल से नहीं है, ठीक, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करते हैं, बस प्रैक्टिस ज़्यादा कराएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा समावेशन में बाधक है, बताइए कौन सी जो है हमारी प्रथा जो समावेशन में बाधक है। कक्षा का अनुशासन एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पर आधारित है। सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है, या शिक्षार्थी सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। विद्यार्थियों को अधिगम के व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समर्थन दिया जाता है, बताइए। तो समावेशन में बाधक है, समावेशी शिक्षा में क्या बाधक है, इसको बताना। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है, हर तरह के बच्चे वहाँ क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, तो क्या बाधक इसके लिए बन सकती है। तो 13 का राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, सामग्री में केवल, जहाँ केवल शब्द दिखे वो हमारा निगेटिव होता है, तो यही हमारा क्या जाएगा, बाधक आ जाएगा। केवल विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने और डिजाइन किया गया है, ये हमारा क्या गलत है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन फिर देखिए आपका डिसकैलकुलिया डिसग्राफिया से आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने में जब प्रॉब्लम होती है तो उसको बोलते हैं डिसग्राफिया। तो इसका बी पार्ट ये तो कितनी बार आप लोग रट चुके होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 15 बताइए। एक संप्रत्य पढ़ाते समय एक शिक्षक एक ऐसा उदाहरण दे रहा है जिसमें
उस संप्रत्य से जुड़ी श्रेणी सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषता है, ऐसा उदाहरण कौन सा है? गैर उदाहरण है, एक भ्रांति उदाहरण तो हो नहीं सकता, एक आद्य रूप उदाहरण है। ठीक, क्या है? एक आद्य रूप उदाहरण है। आद्य रूप का मतलब प्रोटोटाइप होता है। ठीक है, आद्य रूप का मतलब क्या होता है? प्रोटोटाइप होता है। ठीक है, ये प्रोटोटाइप है। ठीक है, एक तरह का क्या है इसमें मूल उसकी विशेषता, उसको बोलते हैं ए प्रोटोटाइप या एक आद्य रूप बोलते हैं। ठीक है, आद्य रूप बोलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कोई फिर कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन आ गया। कथन से हमेशा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो आपको डरना नहीं कथन के क्वेश्चन को। कथन ये कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने का अवसर देना चाहिए। बताइए क्या कह रहा है? भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा आधारहीन होती हैं और सीखने की प्रक्रिया में महत्वहीन होती हैं। बताइए ए और आर के बारे में बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 17 की 16 है? क्वेश्चन नंबर 16 है। तो इसमें क्या करा है? हमारा जो ए है क्या है वो सही है, लेकिन आर क्या है? गलत है। ये क्या करा है? हमेशा आधारहीन होती, जरूरी नहीं भ्रांतियाँ और वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा क्या होती हैं? आधारहीन ही नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा? 17। ये करा मध्य बाल्यावस्था का काल क्या है? बताइए मध्य जो बाल्यावस्था है वह क्या, उसका जो है काल क्या है, ये पूछा है। बताइए 6 से 11, जन्म से 8, जन्म से 5, 11 वर्ष से अधिक। ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी बहुत आसान आ जाते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए सीटेट में। ठीक है, एकदम हलवा टाइप में। 17 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड बार। 6 से 11 जो हमारी होती है मध्य बाल्यावस्था काल कहलाता है। ठीक है, मध्य बाल्यावस्था काल कहलाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, चलिए आ जाइए 18। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए आप लोग। हाँ ठीक, चलिए विजुअल है। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के सामने। आपसा नाम की कोई लड़की है। ठीक है, आलू की एक चिप्स को देखते हुए कहती है कि तितली है। ठीक है, आलू का चिप्स तितली जैसा होता है कि नहीं? इमेजिन करिए आप, आलू का चिप्स सब लोग देखे होंगे। ठीक है, जिन पियाजे के अनुसार किस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार की अवस्था है, मतलब वो क्या कर लेती? स्कीमा बना लेती है अपने अंदर, आलू की चिप्स को तितली समझ लेती है। ठीक है, तो यह किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया था। ठीक है, ना ही संवेदी जो हमारी 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, अमूर्त अवस्था जो होती है वह 7 से 11 वर्ष होती है, और पूर्व संक्रियात्मक 11 से प्लस होती है, और ये जो होती है हमारी कितना 2 से 7 वर्ष की अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा क्या करता है? अपने अंदर स्कीमा बनाने लगता है चीज़ों का। ठीक है, स्कीमा बनाने लगता है। तो 18 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो सेकंड पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 19। क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 19वां कह रहा है कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं। बिल्कुल सही बात है, भारत में बहुत सारी भाषाएं, क्योंकि जो हमारा अनुसूची है, आप लोग संविधान पढ़े होंगे तो अनुसूची आपकी 8 का आती है कि भारत में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है, कितनी भाषाओं को? 22। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी हैं और इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए, एक साधन के रूप में, एक बाधक के रूप में, एक बोझ के रूप में, एक समस्या के रूप में। तो आप एक टीचर के तहत देखेंगे तो एक साधन के रूप में, हमेशा किसके रूप में लेंगे इसको? एक साधन को। एक बहुभाषी कक्षा को हमेशा किसके रूप में लेना है? एक साधन के रूप में लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। बताइए, चलिए अब आपको बिजबिल होगा। ठीक है, बताइए वे विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाई होती है, उनके सफल समावेशन के लिए निम्नलिखित में से आवश्यक है। बताइए बहुभाषा विषयों की अनिवार्य शिक्षा, या फिर बी पार्ट का रहा कि भाषा विषयों में उचित छूट, या विद्यार्थियों के लिए जो दंड का बार बार उपयोग, या फिर विद्यार्थियों का अस्थायी अलगाव। बताइए कौन सा राइट हो जाएगा? बताइए 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है? तो इसका क्या हो जाएगा? भाषा विषयों में उचित छूट। भाषा विषयों में क्या करना? उचित छूट, जो हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, अनुप्रयोग विश्लेषण और संश्लेषण किसके उदाहरण है? अनुप्रयोग ये जो होता है अनुप्रयोग विश्लेषण संश्लेषण, ये किसके जो है क्या है, किसके उदाहरण है ये बताना है। ठीक है, संश्लेषण, अनुप्रयोग, विश्लेषण, पहले क्या आता है? ज्ञान आता है। ठीक है, ज्ञान के बाद क्या आता है? अवबोध आता है। अवबोध आता है। ठीक है, अवबोध के बाद क्या आता है? अनुप्रयोग। मैं कितनी बार इस चीज़ को बताया, अनुप्रयोग आता है। ठीक है, अनुप्रयोग के बाद क्या आता है? विश्लेषण आता है। ठीक है, विश्लेषण के बाद क्या आता है? संश्लेषण आता है। संश्लेषण आता है। संश्लेषण के बाद क्या आता है? मूल्यांकन आता है। या क्या है बताइए? 6 हमारे हैं ये टोटल। बताइए। ठीक है, मैं यहाँ लिख दिया। तो अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण किसके उदाहरण है? चलिए आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है।
उच्च क्रम चिंतन कौशल के, निचले क्रम चिंतन कौशल के, तो घोषणात्मक ज्ञान के या प्रतीकात्मक ज्ञान के? बताइए। तो उच्च क्रम चिंतन कौशल हैं, ठीक है, उच्च क्रम चिंतन कौशल हैं, ठीक। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 21 का? तो राइट आंसर ए पार्ट बिल्कुल उच्च क्रम के होते हैं, ठीक है, उच्च क्रम चिंतन कौशल होते हैं। निचले क्रम के जो होते हैं हमारा क्या होता है, ज्ञान और अवबोध हमारा होता है निचले क्रम का चिंतन कौशल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला भी हमारा क्या है, असर्शन और क्या है, रीजन है, ठीक, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, अपेक्षा की जाती है और छोटा करना पड़ेगा, ठीक है, अपेक्षा की जाती है, हाँ ठीक, बिल्कुल अब आ जाएगा, ठीक है, अपेक्षा की जाती है। अभिकथन क्या कह रहा है, अभिकथन कह रहा है कि शिक्षकों को, जो हमारे शिक्षक होते हैं, शिक्षकों के ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो विद्यार्थी को उनसे उनसे क्या अधिगम की अपेक्षा की जाती है और जो वे पहले से जानते हैं के बीच में संबंध स्थापित करने को सुसाध्य करे। कारण क्या है, पूर्व ज्ञान जो होता है नई अवधारणा के अधिगम में कोई भूमिका नहीं निभाता है, ये तो बिल्कुल गलत है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो कारण तो वैसे ही गलत हो गया, क्या हो गया, कारण तो गलत है, ठीक। तो कारण कहाँ कहाँ गलत दिया है, एक तो हमारा ए पार्ट तो होगा ही नहीं, बी पार्ट हो सकता है, ठीक है, सी पार्ट भी नहीं होगा, तो इसका मतलब हमारा क्या आ जाएगा, थर्ड पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा सही है और हमारा जो कारण है वो क्या है, गलत है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप कौन सा बताएंगे, थोड़ा सा देख लीजिएगा, एडजस्ट करिएगा, हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है? नंबर 1 करा, पता करो कि तटीय इलाकों में रहने वाले लोग क्या खाते हैं, वह क्यों? तो बताइए, भारत के 10 राज्यों के नाम बताओ, 2 से 10 तक के पहाड़े लिखिए, दी गई कविता का सुस्मरण करके वाचन करो। बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 23 का? ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल कह रहा, पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और क्यों। यह क्या है, यह प्रश्न विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा क्यों हमसे पूछा जा रहा है, तो उनके बारे में पूरा डिटेल से बताया जाएगा, ठीक है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बताइए एक और क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण, जिन पियाजे से तीसरा क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जिन पियाजे द्वारा सुझाए गए चरणों में से कौन सा चरण बालक के वर्तमान स्तर को अंकित करता है? ऐसे क्वेश्चन देगा, 100% ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आते भी हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कौन से कौशल से संबंधित है, पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक? बताइए 24 का, तो 24 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक। प्रतीक की बात जहाँ करेगा वहाँ पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आएगा जो 2 से 7 वर्ष होती है, ठीक है। कई बार इस पर क्वेश्चन में कहा, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा जो होती है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीति का इस्तेमाल होना जरूरी है क्योंकि यह बौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार थे, या सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार थे, या तारक विद्यार्थियों को बनाने में मददगार थे, या व्यवहारिक बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार थे। तो कौन सा हो जाएगा, तो यह जो बौद्धिकता के निष्पादित करने में क्या थे, मददगार थे, ठीक, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा, एक समावेशी संस्था के बारे में, ठीक है। कह रहा एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित, मतलब जो सुनने में दिक्कत हो विद्यार्थियों की शिक्षा है, तो निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी? बताइए, वीडियो चलचित्रों के प्रदर्शन में उप शीर्षकों का इस्तेमाल, पढ़ाते हुए अभिव्यक्ति, शारीरिक गतिविधियों और संकेतों का इस्तेमाल, मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक चित्रित संप्रेषण का इस्तेमाल, या संप्रेषण हेतु मुख्य मौखिक माध्यम पर आश्रित? बताइए कौन सा राइट हो जाएगा, अब बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 26 का बताइए, तो 4, संप्रेषण हेतु मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना, क्योंकि वो बेचारा क्या श्रव्य बाधित है, ठीक है, क्या है, श्रव्य बाधित है, ठीक। तो इसमें पूछा है नहीं की बात किया है, ठीक है, नहीं होगी, तो यही हमारी नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन है, एक कक्षा में बच्चों की असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? मतलब असफलता को दूर कैसे कर सकते हैं, बताइए कैसे कर सकते हैं? तो ऑप्शन आप लोगों के सामने, एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता है, विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता है, असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का क्या होती हैं, स्वाभाविक हिस्सा होती हैं, भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं। बताइए कौन सा राइट हो जाएगा,
बताइए 27 का, तो थर्ड पार्ट, असफलता और त्रुटियों बच्चे के अधिगम की स्वाभाविक क्या होती है, हिस्सा होती है। बिल्कुल सत्य बात है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बताइएगा, कह रहा शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने की वातावरण की किस प्रकार जो सुनिश्चित कर सकती है। एक शिक्षिका जो है वातावरण को, सकारात्मक वातावरण को सीखने के लिए किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है। तो एक तय एवं एक निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करा के, पुरस्कार एवं सजा की जहाँ बात करेगा वो तो गलत है, बिल्कुल है। बच्चों के संवेग को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बन करके बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण या अलग अलग समूह बना करके, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक, समूह अलग अलग करने की बात ही नहीं करता। तो इसका बच्चों के संवेग के सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बन करके, तो हमारा थर्ड पार्ट क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा। थर्ड पार्ट क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे आज के, जो है थोड़े से छोटे थे टाइपिंग में। ठीक है, टाइपिंग क्या, जो फोटो ही खींचा गया है, टाइपिंग नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन थे इसलिए मैंने कराया जो 30 क्वेश्चन। ठीक, ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं सीटेट के। जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास जो होता है, हमारा जो विकास होता है वो क्रमबद्ध नहीं होता है। बिल्कुल क्रमबद्ध होता है कि नहीं विकास, कौन सा कथन सही है। विकास अव्यवस्थित होता है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, तो विकास एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। ठीक है, ये बिल्कुल सत्य पाठ है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा 29 का। ठीक, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपका रहा नीचे उत्तरमाला आपका रहा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, लेव-वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार जो है, जो व्यक्तिगत वाक्य होता है, जो व्यक्तिगत वाक्य होता है मतलब बोल चाल होता है, वो क्या होता है बताइए। तो बच्चों के अपनी सोच के विनियमित करने में मदद करता है, बच्चे की सोच में जो रुकावट पैदा करता है, बच्चे की आत्म जो होती है आत्म केंद्रियता दर्शाता है, बच्चे की चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने का क्या करता है, घटता जाता है। बताइए, तो इसका राइट आंसर ये पार्ट आ जाएगा, अपनी सोच और विनियमित करने में क्या करता है, मदद करता है। थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम थी इस पीडीएफ में कि थोड़ी सी विजिबिलिटी में आपको दिक्कत होगी, लेकिन बाकी थोड़ा सा छोटा छोटा है जो दिखाई देगा। थोड़ी सी उस प्रॉब्लम को अगर आप एडजस्ट कर लेंगे तो मेरे पास कम से कम ऐसे जो 400 से 500 क्वेश्चन हैं मैं करा दूंगा, अगर आप लोग कहेंगे तो। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत होगी लेकिन वही दिक्कत है। ठीक, बाकी मैं तो सारे प्रैक्टिस सेट करा ही चुका हूँ, जो सीटेट का जितना भी प्रैक्टिस सेट है मार्केट में सब करा चुका हूँ। आप लोग पढ़िए बस जो। ठीक है, थोड़ा सा मैं वीडियो वाले बच्चों को भी फोकस कर दूँ, क्योंकि उन लोगों का पेपर बहुत आप लोगों से भी पाले है। ठीक है, तो उन लोगों को भी देखना है। ठीक, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट बनाइए, जो वीडियो पड़ी हुई है उनको बार बार रिवीजन करिए जो है। ठीक है, और संस्कृत की बात रही, संस्कृत की भी मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, वीडियो लाने के लिए रोज़ तो नहीं ला पाऊँगा। ठीक है, हफ्ते में अगर 3 दिन भी लाऊँगा तब भी बहुत है, 2 दिन 3 दिन, और संडे को एक दिन फिक्स रहेगा जो है। ठीक, संडे शनिवार कर देते हैं, जैसा आप लोग कहें, संडे शनिवार को संस्कृत ही चला देते हैं। ठीक, चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। ठीक है, और संघर्ष करते रहिए, जो हर चीज़ पॉसिबल है। ठीक, जय हिंद, जय भारत।